हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है मेकी जी क्लासेस में, जहां पर हमारा उद्देश्य है आपकी कामयाबी किसी भी कीमत पर। तो जैसे कि हम लोगों की जो प्रॉब्लम चल रही है वो चल रही है किरण से, जहां पर हम आप लोगों को जो प्रॉब्लम करा रहे हैं वो करा रहे हैं लाभ हानि 91 प्लस की प्रॉब्लम। और आज कोशिश ये रहेगी कि हम आज किरण की 91 प्लस से लाभ हानि अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस की सभी प्रॉब्लम सॉल्व करा दें। क्योंकि अब हमारे पास कितने टाइप बचे हुए हैं, तो बचे हुए हैं टाइप 8, 9 और 10, और कोशिश करेंगे कि आज के लेक्चर में इसे हम कंप्लीट करा दें। ठीक है ना। और ये जो प्रॉब्लम है वो आप लोगों की ही प्रॉब्लम है। यदि फिर भी कुछ प्रॉब्लम रह जाती है तो आप लोग मुझे अलग से मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 8899970308 पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जहां पर रहने वाला है टाइप 8 क्वेश्चन नंबर 1, और देखते हैं किस तरीके क्वेश्चन है। और जैसे कि बार बार मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये जो चैप्टर है ना ये बहुत ही आसान है। ठीक है ना। ये जो चैप्टर है वो बहुत ही आसान है। ठीक, तो किस तरीके से करना है तो देखते हैं। टाइप 8 क्वेश्चन नंबर 1 उसने कहा है यदि बिक्री कर 7/2 से घटकर 10/3 कर दिया जाए तो उस व्यक्ति को उस वस्तु के क्रय मूल्य में कितना अंतर आएगा जिसका अंकित मूल्य 8400 रुपये है। ठीक है ना। तो इसमें एक करेक्शन करना है। जैसे उसने कहा है ना 7/2 से घटकर 10/3 रह जाए, अर्थात ये प्रतिशत में है, इसमें करेक्शन कर लेना। ठीक है ना। 7/2 प्रतिशत से घटकर 10/3 प्रतिशत रह जाए तो तुम ये देखो कितने का अंतर आया। तो अगर अंतर निकालना है तो 7/2 माइनस 10/3, अर्थात नीचे कैल्शियम आ जाएगा 6, यह आ जाएगा 7 या 21 और ये आ जाएगा 20। इसका मतलब हुआ कि हो जाएगा तुम्हारा 1/6 प्रतिशत की कमी। ठीक है ना। दूसरी बात, अब उसने जो ये कमी दी है ना वो बिक्री कर को दी है। ठीक, तो अब उसने कहा है यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य अर्थात जो एमपी है वह 8400 रुपये है, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि जो एमपी है वो 8400 रुपये है, तो वो पूछ रहा है कि उसकी कीमत में कितने का अंतर आएगा। तो प्रतिशत में कितने का बदलाव है, 1/6 प्रतिशत का। तो कीमत में भी 1/6 प्रतिशत का ही बदलाव होगा, अर्थात मुझे लिखना पड़ेगा 8400 रुपये का 1/6 प्रतिशत। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी और 6 से काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, 6 कम 6 बचा कितना है 2 और 6 चौक 24, अर्थात 14 रुपये का बदलाव हो जाएगा। क्लियर है। तो काफी आसान होते हैं क्वेश्चन। बस ये चैप्टर में थोड़ा सा ये है कि ये चैप्टर प्रैक्टिस मांगता है। प्रैक्टिस यानी कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को करने मांगता है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26? टाइप 8 क्वेश्चन नंबर 26 के अकॉर्डिंग यदि प्रकाशक द्वारा पुस्तक विक्रेता को पुस्तक के अंकित मूल्य पर 10% कमीशन दिया जाता है तो प्रकाशक को 20% का लाभ होता है। यदि कमीशन को 15% बढ़ा दिया जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखो याद रखना, जो व्यक्ति वस्तु को बेच रहा है, ठीक है ना, जो व्यक्ति वस्तु को बेच रहा है वही डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि उसी का ही तो डिस्काउंट बता दिया गया और उसी का ही लाभ बता दिया गया। फिर से रिपीट करता हूं, जो व्यक्ति वस्तु को बेच रहा है उसी का ही डिस्काउंट बता दिया गया और उसी का ही लाभ बता दिया गया प्रतिशत में। तो हम डायरेक्ट करते हैं इस तरीके क्वेश्चन को। कैसे करते हैं देखो, यहां पर तो रिफ्लेक्शन ही हटा देता हूं। ठीक, तो क्वेश्चन में उसने कहा है कि कोई एक प्रकाशक है अपने पुस्तक विक्रेता, प्रकाशक वो होता है जो पुस्तक को छापता है ना। कोई एक प्रकाशक है अपने पुस्तक विक्रेता को, यानी कि मान लो कोई मैं प्रकाशक हूं और कोई दूसरा व्यक्ति आकर मेरे से पुस्तक खरीद के लेके जाता है क्योंकि उसे बाजार में बेचनी है, तो पुस्तक विक्रेता कहलाएगा। ठीक, प्रकाशक ने अपने पुस्तक विक्रेता को 10% का कमीशन दिया। कमीशन को हम डिस्काउंट की तरह ही मान के चलेंगे यहां पर, अर्थात किसी वस्तु का अगर एमपी 100 है तो उस पर 10% का डिस्काउंट दिया गया तो उसकी कीमत कितनी रह गई, 90। ठीक, जिस कारण उस व्यक्ति को, या फिर इस तरीके से करते हैं, जिस कारण उस व्यक्ति को, जिस कारण प्रकाशक को क्वेश्चन नंबर जिस कारण प्रकाशक को 20% का लाभ प्राप्त हुआ, जिस कारण प्रकाशक को 20% का लाभ प्राप्त हुआ।
तो इसके दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि भाई डायरेक्ट ऐसे करेंगे कि यदि किसी वस्तु पर डिस्काउंट दिया गया तो डिस्काउंट देने के बाद जो एसपी आता है अर्थात जो विक्रय मूल्य आता है वो उतना ही होगा जो क्रय मूल्य में लाभ जोड़ने के पश्चात प्राप्त होगा। ठीक है ना। जैसे अगर मैं कहता हूं कि अगर मैं इसका एसपी निकालूंगा तो एमपी का 90% कैलकुलेट करता हूं बराबर सीपी का 120% कैलकुलेट करता हूं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 4, अर्थात एमपी अनुपात सीपी बराबर आ जाएगा 4:3। अब उसने कहा यदि जो डिस्काउंट है वो 15% दिया जाए, ठीक, तो याद रखना जब कभी भी हम अनुपात वाली वैल्यू पर प्रतिशत कैलकुलेट करते हैं तो हम इसे 100 के मल्टीपल में चेंज कर लेते हैं, यानी कि 4 और 3 को हम 400 और 300 लिखेंगे। अब 400 का 15%, 15 चौका 60, यानी कि 60 रुपए का डिस्काउंट, तो जो वस्तु है वो बेची जाएगी अब 340 की। लाभ कितने को हुआ? तो 40 रुपए का लाभ हुआ, कितने पर? 300 पर गुना 100% के लिए। एक तरीका। दूसरा तरीका क्या कहता है इसी क्वेश्चन का, बिल्कुल डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं। जब कभी भी तुम्हें एक डिस्काउंट दे दिया जाए, जैसे कि यहां पर एक डिस्काउंट दे दिया गया, जब कभी भी तुम्हें एक डिस्काउंट दे दिया जाए और उसके डिस्काउंट के साथ साथ तुम्हें लाभ के बारे में भी बता दिया जाए, ठीक है ना। जैसे इसने कहा है कि 10% का डिस्काउंट दिया गया और 20% का लाभ प्राप्त हुआ, ठीक, और वो तुम्हें दूसरे डिस्काउंट पर पूछ ले तो डायरेक्ट कैसे करेंगे? देखो यहां पर बता देता हूं इसी क्वेश्चन की ट्रिक। कुछ नहीं करना, 10% के बाद डिस्काउंट देने के बाद एमपी हो गया 90, यानी कि अगर 90 है तो 20% लाभ अगर कमाया गया तो सीपी के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा, लाभ जुड़ता है तो 120। 15% का डिस्काउंट दिया गया तो तुम्हें क्या करना है? 15% डिस्काउंट, यानी कि तुम्हें 100 में से ही 15% घटाऊंगा तो 85 की वैल्यू पूछी गई, तो मैं कह दूंगा 90 का मान 120, 1 का मान 120 बटे 90, तो 85 का मान क्या रहेगा? 120 बटे 90 गुना 85। बट ये जो वैल्यू आएगी ना वो 100 प्लस करके आएगी, और क्योंकि मैंने सीपी जो मान रखा है वो 100 मान रखा है तभी तो ये 120 लिखा गया, तो जो भी वैल्यू आएगी उसे हम कर देते हैं। चलो सुन, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4, 4 पंजे 20, बचा कितना है? 2, 4 8 32 और 2 34, 3 और डायरेक्ट कितना आ जाएगा तुम्हारा? इसे कैलकुलेट करूंगा तो आ जाएगा 113 सही 1/3। सीपी अगर 100 है तो ये आ जाएगा 13 सही 1/3% का लाभ, और ये भी यही आ रहा है जब कैलकुलेट करके देख रहे हैं। तो जब कभी भी तुम्हें एक डिस्काउंट देके लाभ दे दिया जाए, ठीक, और फिर दूसरा डिस्काउंट देके लाभ पूछ ली जाए, तो हम इस वाले कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को आसान कर सकते हैं कि डिस्काउंट के बाद 90 का मान 120, तो 15%, तो 85% का मान कितना? -100 करेंगे क्योंकि हम 100 पे काम कर रहे थे। क्लियर है? तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। टाइप 8 का क्वेश्चन नंबर 28। चलिए, तो मैं ये हटा रहा हूं। देखते हैं 27, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है क्वेश्चन, इसके बारे में देखते हैं। टाइप 8 क्वेश्चन नंबर 27। एक व्यापारी का तराजू 20% कम तौलता है, फिर भी व्यापारी कुल 35% लाभ होने के लिए अपनी वस्तु का मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। क्रय मूल्य से कितना बढ़ाकर मूल्य अंकित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो स्टार मार्क कर देता हूं, लेकिन मैं आप लोगों को इसकी एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं, ठीक, जो बहुत आसान है, जिससे मतलब प्रैक्टिकली हो जाएगा। ठीक, तो देखो, जब कभी भी इस तरीके से तोलने में वजन, मतलब तो वजन में कुछ घोटाला किया जाए, तो तुम्हें हमेशा ही मानना है कि वो जो दुकानदार लाया ना वो 1000 ग्राम लाया और 1000 रुपए का ही लाया। सभी क्वेश्चन में, जितने भी क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें जो वजन होगा, वजन यानी कि तराजू में कुछ हेर बदल करके, ठीक, वो लाभ कमा रहा है, तो तुम्हें हमेशा यही मानना है कि 1000 ग्राम वस्तु वो 1000 रुपए की लाया। ठीक है ना। अब आगे उसने कितना कम तोला, तो ये देखते हैं। उसने जो तोला वो 20% कम तोला, है ना, तो यानी कि उसने ग्राहक को जो दिया वो 800 ग्राम दिया, अर्थात उसने जो निवेश किया वो 800 रुपए का निवेश किया,
क्योंकि ग्राहक को कितना दिया, 800 ग्राम। तो क्या मैं कह सकता हूं 800 रुपए का निवेश किया, क्योंकि उसने 800 रुपए की वस्तु दी। लेकिन उसने फिर भी अपने व्यापार पर 35% का लाभ प्राप्त किया। अपने व्यापार पर 35% का लाभ प्राप्त किया। दूसरी बात, अब ध्यान रखना, ये यहां पर जो लाभ है वो वास्तविक लाभ के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि उस अमाउंट पे बात कर रहा है जो एक्चुअल में उसने निवेश किया है। निवेश कितनी की है, 800। तो 800 पर यदि 35% का लाभ निकाला तो मैं देख लेता हूं उसने कितने रुपए प्राप्त किए। कितने किए, 800 का 135, क्योंकि लाभ तो जुड़ता है ना। तो इसे जब कैलकुलेट करूंगा तो यह आ जाएगा तुम्हारा, यह आ जाएगा 8 पंजे 40, 4 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 4 और 8 तिया 24 और 4 28, 2 और ये आ जाएगा 1080। यानी ग्राहक से जो प्राप्त किए वो 1080 प्राप्त किए। और वो पूछा है कि उसने ग्राहक को कितने रुपए बताकर, भाई ग्राहक को थोड़ी बताया कि उसने गलत तराजू का प्रयोग किया है, तो ग्राहक की नजर में वो दुकानदार कितने रुपए कमा रहा है या कितने प्रतिशत कमा रहा है। तो ग्राहक की नजर में तो 1000 ग्राम वस्तु 1000 रुपए की लेकर आया है दुकानदार, और ग्राहक को पता है कि 1000 की ला रहा है और 1080 की बेच रहा है। तो उसे जो दुकानदार है उसे कितने का लाभ हुआ है, 80 का। कितने पर? लेकिन ये वास्तविक लाभ नहीं होता, ये वो लाभ होता है जो ग्राहक को लगता है। वास्तविक लाभ वही जो 35% है या जो निवेशित राशि पर कैलकुलेट किया गया, अर्थात उसका जो लाभ है वो कितना है, 8%। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं टाइप 9 की ओर। और टाइप 9 पर क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है। टाइप 9 क्वेश्चन नंबर 1, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आएंगे सारे। ठीक, तो इसको इस तरह क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बता देता हूं, यानी कि इस तरह क्वेश्चन को आने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूं। देखो, जिस किसी भी क्वेश्चन में वो तुम्हें विक्रय मूल्य एक वस्तु का और विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु का बराबर दे दे, ठीक, रिपीट करता हूं, जिस किसी भी क्वेश्चन में वह तुम्हें विक्रय मूल्य एक वस्तु का और विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु का बराबर दे दे, और एक वस्तु पर होने वाला लाभ प्रतिशत और दूसरी वस्तु पर होने वाली हानि प्रतिशत का जो संख्यात्मक मान है वो भी बराबर दे दे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कह दूं मैंने प्रत्येक वस्तु 400 रुपए की बेची, तो यहां पर तो एसपी बराबर हो गया है, ठीक। और वो कह दे कि पहली वस्तु पर मुझे 20% का लाभ हुआ और दूसरी वस्तु पर मुझे 20% की हानि हुई, यानी कि जो लाभ या हानि है उसका संख्यात्मक मान भी बराबर दे दे। तो इस तरीके क्वेश्चन में सदैव हानि होती है और वह हानि होती है x² बटे 100% की हानि, हमेशा, ठीक है ना, x² बटे 100% की हानि। क्लियर है? ये तो वो प्रतिशत के बारे में। अगर अब वो पूछता है कि कितने रुपए की हानि हुई, अगर रुपयों में पूछता है तो रुपयों में कैसे करना होता है, डायरेक्ट SP1 प्लस SP2 अपॉन, देखो दोनों विक्रय मूल्य का योग, डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं आप लोगों को, दोनों भी क्वेश्चन पढ़ा और आंसर है ना, दोनों विक्रय मूल्य का योग अपॉन जो यहां से वैल्यू आएगी, ठीक, उसे गुना कर देते हैं यहां पर, यानी कि जो भी वैल्यू आएगी उसे गुना कर देते हैं यहां पर। उस वैल्यू का मान मान लो y मान लेता हूं, है ना, वो आएगी y, तो गुना y अपॉन 100 माइनस के y, यानी कि दोनों विक्रय मूल्य का योग गुना जिसके बारे में पूछ, मतलब अगर दोनों विक्रय मूल्य का योग गुना जो यहां पर वैल्यू आएगी उनकी गुना बटे 100 के साथ उसका अंतर। फॉर एग्जांपल मान लो ये 4 आता, कैलकुलेट करके y का मान 4 आता, तो SP1 प्लस SP2 गुना 4 बटे 96, ठीक। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 1 को एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को क्वेश्चन कराता हूं और वहां से देखना कितनी तेजी से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर टाइप 9 का क्वेश्चन नंबर 1 कराता हूं आप लोगों को। चलिए, देखो तो फिर टाइप 9 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है क्वेश्चन, उसे भी देखते हैं। उसने कहा एक मकान तथा एक दुकान में से प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा गया, यानी कि एसपी मकान और एसपी दुकान प्रत्येक को 1 लाख रुपए बेचा गया, यानी कि बराबर 1 लाख रुपए।
बराबर कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपए। यानी कि एसपी जो है वो मकान का और एसपी जो है वो दुकान का, दोनों बराबर है और उनकी अमाउंट कितनी दे दी गई, 1 लाख रुपए। ठीक है ना। आगे उसने क्या कहा है कि मकान पर 20% की हानि और दुकान पर 20% के लाभ के साथ बेच रहा है। मकान पर 20% की हानि और दुकान पर 20% लाभ के साथ वह बेच रहा है। ठीक है ना। आगे देखते हैं। 20% लाभ के साथ बेच रहा है। अब देखते हैं, यदि उसने हमारे से पूछा है कि भाई प्रतिशत हानि कितनी है, तो डायरेक्ट x²/100 यानी कि 4% हानि। ठीक, मैं कह रहा हूं कि कुछ भी कैलकुलेशन करने के लिए पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो पूछ रहे हैं कि रुपयों में कितनी हानि है, तो ये देखते हैं, हाँ उसने पूछा है कि रुपयों में कितनी हानि है, तो डायरेक्ट करेंगे SP1 + SP2 डायरेक्ट एकदम, है ना। तो ये आ जाएगा 2 लाख। पेपर के अंदर ऐसे ही करना है, गुना इन दोनों की गुना बटे 100, क्योंकि परसेंटेज 4 बटे इसके साथ 100 का अंतर यानी कि 96। बस कैलकुलेट कर लेंगे। 4 दूनी 8, 8 से कट जाएगा 12, तो ये आ जाएगा 1/12। और क्योंकि ऊपर 1 लाख है तो 1/12 लाख हानि आंसर। क्लियर है। तो अगर हम स्टार्टिंग में एक छोटा सा पॉइंट क्लियर कर लेते हैं, ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे लिए काफी आसान होने वाले हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9, टाइप 9 का क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है। टाइप 9 क्वेश्चन नंबर 9, एक व्यापारी 2 बैल प्रत्येक 8400 रुपये पर बेचता है और उन पर न लाभ कमाता है और न ही हानि सहता है। तदनुसार यदि उसने उनमें से एक को 20% लाभ पर बेचा तो दूसरे को कितने प्रतिशत की हानि पर बेचा होगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। मतलब ये नॉर्मल से भी ऊपर का क्वेश्चन है, हर कोई इस क्वेश्चन को नहीं कर सकता, मैं फिर से कह रहा हूं। ठीक, और मेरी बात पे यकीन नहीं होता तो इस क्वेश्चन को अपने जितने भी कॉन्टैक्ट है उसमें शेयर करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन इतना आसान नहीं है। बट मैं आप लोगों को इस तरीके से इस क्वेश्चन को कराऊंगा कि ये बहुत ही आसान लगने लगेगा। कैसे? उसने कहा है कि एक व्यक्ति ने 2 बैल बेचे, यानी कि SP1 और SP2, प्रत्येक उसने 8400 रुपये का बेचा। ठीक है। एक पर उसे 12%, सॉरी, एक पर उसे देख लेते हैं कितना का है, एक पर उसे 20% का लाभ पर बेचा, मतलब पहले वाले को उसने 20% के लाभ पर बेचा, तो कह रहे दूसरे को कितने प्रतिशत की हानि पर बेचे कि व्यापार में न लाभ हो और न हानि। याद रखना, काफी सारे स्टूडेंट इसका आंसर डायरेक्ट 20 बता देंगे। भाई ऐसा थोड़ी लिखा हुआ है कि किसी वस्तु को मैं जितने पर खरीदे, मतलब जितने प्रतिशत का लाभ लिया उतने प्रतिशत की हानि पर बेचूंगा तो मुझे लाभ होगा, ना लाभ होगा ना हानि। देखो यहां पर जितने भी हानि है उतना ही लाभ है, तो क्या लाभ हानि प्रतिशत 0 थोड़ी आया है, तो कोई एक अमाउंट तो आई है। तो ऐसी गलती मत करना कि जैसे यहां पर 20% का लाभ है और अपनी तरफ से यहां पर 20% की हानि करो और बस खुश हो जाओ, ऐसा नहीं है। तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी कि जिस क्वेश्चन में तुम्हें कह दिया जाए कि SP1 SP2 बराबर दे दिया जाए, अमाउंट भी दे दी जाए, एक पे लाभ हानि प्रतिशत दे दिया जाए और दूसरे में पूछ लिया जाए और वो कहते हैं कि न लाभ न हानि की बात कर दी जाए, तो डायरेक्ट मेथड होता है। तुम ये देखो कि उसे यहां पर कितने रुपए का लाभ हुआ। ठीक, क्योंकि असल में एक चीज समझो, मान लो मैं ये मार्कर खरीदता हूं, मान लो मैंने मार्कर ये 20 रुपए खरीदा और 22 रुपए का बेचा, तो मुझे 2 रुपए का लाभ हुआ। आगे अगर बात करता हूं, मैं कोई दूसरा मार्कर है, कुछ रुपए में खरीदता हूं और कुछ रुपए में बेच देता हूं, जिस कारण व्यापार में मुझे ना लाभ हुआ और ना ही हानि हुई। इसका मतलब जो 2 रुपए मैंने यहां पर कमाए वो 2 रुपए मैंने वहां पर गवा दिए, क्योंकि अगर मैं वहां पर 2 रुपए से कम गवाता, अर्थात मान लो 1 रुपया गवाता, तो फिर भी 2 कमाकर 1 की हानि, यानी कि ओवरऑल मुझे नेट 1 का लाभ रह जाता। ठीक, और 3 रुपए की हानि लेता तो 1 रुपए की हानि में कन्वर्ट हो जाता। इसका मतलब है व्यापार में जब 2 वस्तु बेची जा रही है, ठीक, और एक पर लाभ और एक पर हानि की बात कर दी जाए, तो याद रखना जितने पर पहली वस्तु पर लाभ हुआ है उतनी ही दूसरी वस्तु पर हानि होगी, तभी उसे लाभ या तभी उसे हानि की बात की जाएगी, तभी कह दिया जाएगा न लाभ न हानि। क्लियर है? तो उसने न लाभ न हानि कही है, तो इसका मतलब पहले मैं ये निकाल लेता हूं कि उसे कितने रुपए का लाभ हो रखा है। SP मेरे पास है, ठीक, तो इसके 2 मेथड है, एक फ्रैक्शन मेथड है और एक डायरेक्ट मेथड है। फ्रैक्शन मेथड के अकॉर्डिंग अगर कहता हूं तो देखो, फ्रैक्शन मेथड तो ये कहता है जैसे 20% का लाभ है तो 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि 5 रुपए वाली वस्तु पर तुम्हें 1 रुपए का लाभ हुआ, इसका मतलब जो वस्तु बेची वो 6 रुपए की बेची।
ठीक भाई, 20% का लाभ का मतलब है 1/5। तो यानी कि 5 रुपए वाली वस्तु पर आपको 1 रुपए का लाभ हुआ, तो जो वस्तु बेची वो 6 रुपए की बेची। एसपी क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि उसने गिवन वैल्यू में एसपी ही है। तो एसपी बराबर कितना आ जाएगा? 8400। अर्थात 6 का मान, 1 का मान कैलकुलेट करूंगा तो कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 1400। तो 5 का मान कैलकुलेट करूंगा या 1 का ही मान कैलकुलेट करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा एक ही तो लाभ है उसका, 5 पर 1 का लाभ, तो एक ही तो लाभ है, तो उसका जो लाभ है वो 1400 रुपए है। एक तरीका। दूसरा तरीका ये तो हो गया फ्रैक्शन मेथड। एक चलते हैं सेकंड मेथड पर इसी के, जहां पर हम 100 वाले मेथड से करते हैं। ठीक, तो वो कैसे होगा? तो मैं कह दूंगा सीपी का 120% बराबर, क्योंकि विक्रय मूल्य है तो हमें 120। देखो, जब कभी भी विक्रय मूल्य कैलकुलेट करना है तो हम 100 प्लस या 100 माइनस पे काम करेंगे, ये बात आप लोगों को याद रखनी होगी। ठीक, तो सीपी का 120% बराबर उसका विक्रय मूल्य 8400, और सीपी कैलकुलेट करूंगा तो 0 से घटेगा 0, 12 से घटेगा 7, 70, तो सीपी आ जाएगा 7000। यानी कि उसका लाभ 7000 की वस्तु 8400 में बेचा तो लाभ आ जाएगा 1400 रुपए का। क्लियर है? तो चाहे फ्रैक्शन से निकालो चाहे बिना फ्रैक्शन के निकालो। आगे अगर मैं कहूं कि उसे लाभ 1400 का है तो यह भी तो कहा जाएगा फिर, क्योंकि व्यापार पे उसने कहा है कि इस संपूर्ण व्यापार पर उसे न लाभ हुआ न ही हानि। तो इसका मतलब जितना यहां पर कमाया उतना ही यहां पर गवाया, यानी कि हानि कितनी हो जाएगी? 1400 रुपए। क्लियर इतनी बात? हानि कितनी हो जाएगी उसकी? 1400 रुपए। दूसरी बात, अगर मैं आगे कंटिन्यू करता हूं इसी बात को, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि हानि 1400 है, विक्रय मूल्य उसने दिया है 8400, तो क्या मैं यहां से सीपी निकाल सकता हूं? क्योंकि लाभ या हानि प्रतिशत उसने हमारे से पूछा है, और लाभ या हानि प्रतिशत जो कैलकुलेट किया जाता है वो केवल और केवल क्रय मूल्य पे कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक, तो सीपी मैं कह सकता हूं 8400 रुपए की एसपी है, यानी कि बेचा, जिसमें 1400 की हानि हुई, तो यानी खरीदा तो 1400 रुपए महंगा होगा, अर्थात 9800। तो बस 1400 रुपए का लाभ 9800 का कितने प्रतिशत है? तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, नहीं कट जाएगा 7। 100/7 को हम लिख सकते हैं 14 सही 2/7% आंसर। क्लियर है? तो यहां पर तुम्हारे पास चॉइस है कि तुम इस वैल्यू का लाभ या तो फ्रैक्शन से निकालो या 100 के कॉन्सेप्ट से निकालो। क्लियर है? तो कीजिए फटाफट इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसी के क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मूव करते हैं। लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट। चलिए तो टाइप 9 क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं जी क्या कह रहा है। टाइप 9 क्वेश्चन नंबर 10 उसने कहा है, एक कपड़े के व्यापारी ने अपने आधे कपड़े 40% लाभ पर बेचे और शेष के आधे 40% की हानि पर बेचे। ठीक, और शेष कपड़ों को लागत मूल्य पर बेच दिया। संपूर्ण सौदे में उसे कितने रुपए का लाभ या हानि हुई? ठीक है ना? तो देखो, उसने कहा किसी एक व्यापारी ने अपने आधे कपड़े 40% के लाभ पर बेचे, शेष के आधे, ये जब भी फ्रैक्शन से ऊपर मैं ये डंडा लगाता हूं ना तो इसका मतलब मेरे अकॉर्डिंग शेष मान के चलना, शेष के आधे, है ना? क्योंकि हम पेपर में है ना थ्योरी नहीं लिखेंगे, सिंबल पे काम करेंगे तो हमें स्पीड बनी रहेगी, है ना? तो आगे क्या कहा उसने? शेष के आधे 40% की हानि पर बेचे, और जो शेष बचे उसे उसने क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। तो जब कभी भी ऐसे फ्रैक्शन की बात की जाए, अगर फ्रैक्शन होता बिना शेष के तो हम नीचे का एलसीएम ले लेते, लेकिन जब कभी भी फ्रैक्शन होता है शेष के साथ, जैसे 1/2 शेष का 1/2, तब हम गुना करते हैं, यानी कि 2 गुना 2, यानी कि मैं मान लेता हूं फ्रैक्शन में हमेशा तुम्हें नीचे का एलसीएम ही गुना करनी है ही, क्योंकि ये वस्तुओं की बात की गई तो मैं मान लेता हूं कि प्रत्येक वस्तु जो है वो कितने की, मतलब जो उसके पास टोटल वस्तु है वो इनकी गुना अर्थात 4 वस्तु हो चुकी। ठीक है, अब चलते हैं आगे, क्योंकि प्रतिशत लाभ हानि की बात की गई तो सीपी 100 मान लेता हूं एक वस्तु का। उसने कहा आधी वस्तु यानी कि 2 वस्तु 40% के लाभ पर, यानी कि प्रत्येक वस्तु पर 40 का लाभ, क्योंकि क्रय मूल्य 100 है, तो 2 वस्तु पर कितने का लाभ? 80 का।
शेष की आधी, तो 4 में से 2 बिक चुकी, तो शेष कितनी बची? 2, और उसकी भी आधी, तो एक वस्तु 40% की हानि पर, तो यानी कि यहां पर 40 की हानि हुई, और शेष वस्तु यानी कि एक वस्तु क्रय मूल्य पर, यानी कि कोई भी लाभ नहीं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि संपूर्ण व्यापार पर उसे 40 रुपए का लाभ हुआ? कहा जा सकता है कि संपूर्ण व्यापार पर उसे 40 रुपए का लाभ हुआ। आगे चलते हैं, उसने पूछा है कि उसे संपूर्ण व्यापार पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो 40 रुपए का लाभ हुआ कितने पर? भाई एक वस्तु का सीपी 100, निवेश कितनी वस्तु की है? 4, तो अर्थात 400 रुपए के लिए काम करना है, तो गुना 100% के लिए, तो जो उसे लाभ होगा वह आ जाएगा 10% आंसर। क्लियर है? तो सिंपल से कॉन्सेप्ट होते हैं, बस मैं फिर से कह रहा हूं कि ये सभी कॉन्सेप्ट आप लोगों से प्रैक्टिस मांगते हैं ज्यादा से ज्यादा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है इसे भी देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 के अकॉर्डिंग मिस्टर कपूर 2 खिलौना साइकिल खरीदते हैं, प्रत्येक की कीमत 750 रुपए है। वे इन साइकिलों को बेच देते हैं। एक साइकिल में 6% की दर से लाभ होता है, जबकि दूसरी साइकिल में 4% की दर से हानि होती है। संपूर्ण सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि मिस्टर कपूर ने 2 साइकिल खरीदी और प्रत्येक साइकिल की जो कीमत दे दी गई वो 750 दे दी गई। इसका मतलब है कि मिस्टर कपूर के लिए जो CP1 और जो CP2 है वो दोनों बराबर है, और कितना है? 750। क्लियर है? क्योंकि उसने क्रय मूल्य इस बार हमें दे दिया है, तो क्रय मूल्य निकालने का हमारा जो अलग से कैलकुलेशन होती है वो करनी नहीं होगी। एक पर 6% के हिसाब से लाभ लिया, एक पर 4% के हिसाब से। एक पर जो लाभ हुआ वो 6% का हुआ, और एक पर जो लाभ हुआ वो 4% का हुआ। क्लियर है? तो अगर मैं 750 का 6% निकालूंगा, जैसे 750 है उसका 6% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? तो कुछ इस प्रकार कैलकुलेट करना होगा, लेकिन तुम इसी काम को डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे? देखो, जब कभी भी किसी भी डिजिट का तुम्हें कुछ परसेंटेज निकालना होता है, जब 6% निकालना है तो जू की 0, 6 पंजे 30, तो 3, 6 सते 42, 42 और 3 45, और 2 पॉइंट पीछे हमेशा, क्योंकि मैं कर यही रहा हूं 750 का 6%, तो मैंने डायरेक्ट पहले क्या किया? इसकी गुना की और बटे 100 की वजह 2 पॉइंट पीछे हटा दिया, तो 45 रुपए का लाभ। यहां पर 4 की हानि, तो जैसी 4 की हानि है 750 पर, तो 75 गुना करूंगा तो 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 7 चौक 28 और 2 20, तो यानी कि 20 रुपए की हानि। 2 पॉइंट पीछे हटाने की वजह से ये लास्ट की 2 0 घट जाएगी। तो संपूर्ण व्यापार पर कितने का लाभ हुआ? 25 का। निवेश कितना किया है? 7500, 750 इसके लिए और 750 इसके लिए, तो यानी कि जो टोटल निवेश किया है वो किया है 1500 का। गुना 100% कैलकुलेट करने के लिए कट जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना? 5, और ये आ जाएगा 3, यानी कि जो लाभ हुआ है वो है 1/3% का लाभ। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 16 में क्या आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा है उसने 1.5 की हानि, 1.6 समथिंग इस तरीके से करके दे रखा है। ठीक है ना? तो वो कैलकुलेशन में लगभग में आंसर उसने दिया हुआ है। क्या हुआ है? लाभ, तो 1.5% का लाभ अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। लीजिए फटाफट। चलिए तो टाइप 10 क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है ना? टाइप 10 क्वेश्चन नंबर 2 उसने कहा है एक आदमी किसी वस्तु को उसके लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है। यदि उसने उसके लिए जितना भुगतान किया है उससे 5% कम पर खरीदा होता और 2 रुपये कम पर बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? तो सिंपल ही है, देखते हैं किस प्रकार। उसने कहा है कि किसी वस्तु को वो 5% अधिक पर बेच रहा है, तो लाभ हानि तो क्रय मूल्य पर कैलकुलेट होगी, तो हम इसे 100 मान लेते हैं। इसका मतलब जो वस्तु बेच रहा है वो कितने की बेच रहा है? 105 रुपए की। आगे वो क्या कह रहा है? यदि उसने उसके लिए जितना भुगतान किया उससे 5%, मतलब
उसके लिए जितना भुगतान किया उससे 5% कम पर खरीदता। यानी कि उसने इस बार इसका सीपीवी बदल दिया और उसने कहा जितना उसने भुगतान किया उससे 5% कम, यानी कि 95 रुपये में बेचता और पहले से 2 रुपये कम पर बेचता, तो अब उसे 10% का लाभ प्राप्त हो जाता। अब जरा समझना इसमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या गड़बड़ इसमें स्टूडेंट करेंगे। ठीक, तो गड़बड़ तो ये करेंगे जैसे ही हमें पता चला कि 2 रुपये कम पर बेचा, ठीक, तो ज्यादातर तो ये करेंगे कि डायरेक्ट एसपी के 105 में से 2 रुपये घटाकर SP2 जो नया एसपी होगा उसे 103 लिख देंगे, जो कि गड़बड़ होगी। कारण इस बात को ध्यान रखना हमेशा, ठीक, ये जो वैल्यू मानी है ना 100 या 105, ठीक, तो ये सब वैल्यू वे वैल्यू है जो हमने अपनी तरफ से इमेजिन की है, अर्थात काल्पनिक वैल्यू है, जबकि ये 2 रुपये वास्तविक वैल्यू है। तो कभी भी भाई एक चीज बताओ, काल्पनिक वैल्यू के लिए हम x को अगर डिनोट करते हैं तो कभी भी x माइनस 2 को हम कोई वास्तविक वैल्यू में कन्वर्ट थोड़ी कर सकते हैं, वो तो x माइनस 2 ही रहेगा। तो अगर हम 105 में से 2 घटाते हैं तो हमने अपने ही अकॉर्डिंग इसे वास्तविक वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि x माइनस 2 को सॉल्व करके कुछ लिख दिया, जबकि x का मान हमें नहीं पता। क्लियर है? तो कभी भी काल्पनिक वैल्यू में से हम वास्तविक वैल्यू ना ही जोड़ेंगे और ना ही घटाएंगे, हाँ गुना भाग कर सकते हैं, ये बात क्लियर है। ठीक, इसी वजह से एक बात और ध्यान रखना, जब कभी भी वो तुम्हें कहता है ना कि कोई वस्तु पहले से इतने रुपए अधिक पर बेची गई या कोई वस्तु पहले से इतने रुपए कम पर बेची गई, जब कभी भी इस तरीके की थ्योरी आती है, यानी कि जब कभी भी विक्रय मूल्य में वो बढ़ोतरी या घटोतरी की बात करता है, रुपए में वृद्धि या रुपए में कमी की बात करता है, तो हमेशा वो तुम्हें 2 एसपी जरूर देगा। वो डायरेक्ट भी दे सकता है, इसी 100 पे कैलकुलेट कर सकता है दोनों को, या फिर उनका क्रय मूल्य चेंज करके दे सकता है, जैसे यहां पर क्रय मूल्य चेंज करके दिया है। ठीक, लेकिन दोनों विक्रय मूल्य देगा जरूर। उसने दूसरे विक्रय मूल्य का लिख के लिए कहा है कि जो क्रय मूल्य उसका 95 रुपए है ना, उस पर उसे 10% का लाभ हुआ है, यानी कि 95 पे 10% का लाभ का मतलब है कि 9.5 रुपए का उसे लाभ हुआ है। 95 रुपए की वस्तु है, 9.5 का उसे लाभ हुआ है, तो दूसरा एसपी आ जाएगा 104.5। क्लियर है? उसके हिसाब से 2 रुपए कम, मेरे हिसाब से एसपी कितना था 105, अब एसपी कितना हो गया 104.5, यानी कि मेरे हिसाब से कितनी कमी आई 0.5 की, तो यानी कि 1 का मान आ जाएगा, इसे मैं 1/2 लिख सकता हूं, तो 1 का मान आ जाएगा 4। अब देखते हैं उसने क्वेश्चन में हमारे से क्या पूछा है। तो टाइप 9 का क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है वस्तु की लागत कीमत क्या है, अर्थात 100 का मान पूछा है, तो 100 का मान क्या आ जाएगा 400, और यही इसका उत्तर है। क्लियर है? तो बहुत आसान मेथड है। ठीक, हालांकि इन सभी क्वेश्चन करने के फ्रैक्शन मेथड भी होते हैं जिन्हें मैं करा सकता हूं, लेकिन फ्रैक्शन मेथड क्या है कि केवल पढ़ाने के लिए बहुत आसान है, करने में कुछ क्वेश्चनों में कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। ठीक, तो फ्रैक्शन मेथड हम तब करते हैं जब हम रिवीजन कर रहे होते हैं, रिवीजन यानी कि जब हमारा प्रैक्टिस बैच चल रहा होता है तो वहां पर हम फ्रैक्शन मेथड की बात करते हैं और यहां पर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। इससे होता क्या है, कॉन्सेप्ट हमारे प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद हम मेथड को करके जो काम हमारा, मतलब अगर मैं फ्रैक्शन मेथड से करा रहा हूं तो उसे सिखाने में, फॉर एग्जाम्पल मान लो एक लेक्चर में मुझे 7 दिन लग रहे हैं, तो अगर मैं यहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं, 2 स्टेप में करना चाहिए काम, मैं अगर कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं एक एक, ठीक, तो फिर फ्रैक्शन मेथड में 1 दिन में खत्म कर सकता हूं, जिसे तुम फटाफट अप्लाई कर सकते हो और वहां पर चीजें ज्यादा जल्दी समझ में आती है। ठीक है ना? चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसी का ही टाइप 10 का क्वेश्चन नंबर 4। एक फल विक्रेता 600 रुपए में 240 आम खरीदता है। ठीक, कोई एक फल विक्रेता है, उसने 240 आम 600 रुपए में खरीदे। उसने कहा है उनमें से कुछ सेब रास्ते में खराब है, कुछ सेब खराब हैं और फेंक दिए जाते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेंक दिए जाते हैं। वह प्रति 3.5 रुपए के हिसाब से सेब बेचता है और 198 रुपए का लाभ कमाता है। फेंके गए सेब की प्रतिशत कितनी है? तो देखो उसने एक चीज कह दी, उसने कह दिया कि जो उसे लाभ है ना, वो लाभ 198 रुपए का है। तो क्या मैं यहां से क्रय मूल्य निकाल लूं? पहले भाई क्रय मूल्य उसने दिया है कि 600 रुपए में खरीदा, और जो उसका लाभ है वो 198 रुपए है, यानी कि जो वस्तु बेची गई वो बेची गई 798 रुपए की। क्लियर है? यानी कि उसने कहा है कि 600 रुपए की कोई वस्तु खरीदी, जिनमें से कुछ वस्तु रास्ते में खराब हो गई,
जिस कारण उसने वस्तुओं को फेंक दिया। ठीक, जिस कारण क्या हुआ, उसने वस्तु कुछ फेंक दी, कुछ फेंकी। ठीक, और उसने जो शेष वस्तु बची है उन्हें इस प्रकार बेचा कि उसे संपूर्ण व्यापार यानी कि जो निवेश किया 600 रुपए, उस संपूर्ण व्यापार पर 198 रुपए का लाभ हो। यानी कि 600 पर 198 का लाभ तो 798 रुपए से प्राप्त होंगे। जबकि उसने कहा है कि जब वो वस्तु को बेच रहा है तो 3.5 रुपए प्रति के हिसाब से बेच रहा है, यानी कि 3.50 रुपए की बेचता है एक क्वांटिटी। ठीक, तो 798 रुपए की बेचेगा कितनी क्वांटिटी, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि वो कितनी क्वांटिटी यहां पर बेच रहा है। 798 पॉइंट डालूंगा तो 2 जीरो ही रही, एक जीरो से एक जीरो गया, और 7 से कट जाएगा 7 पंजे 35, 7 ही कम 7, 7 ही कम 7, 7 चौक 28, 5 से कट जाएगा 2, यानी कि उसके द्वारा जो क्वांटिटी बेची गई वह है 228 आम जो उसने बेची है ना। तो पूछ रहा है कि उसके द्वारा फेंके कितने गए, लाया कितने आम था वो 240, बेचे कितने उसने 228, तो यानी कि बाकी फेंके होंगे कितने 12, 12 फेंके कितने में से 240 में से, गुना 100% के लिए। एक जीरो से एक जीरो ये कटेगा 2 और डायरेक्ट आ जाएगा ये कितना तुम्हारा, ये कट गया 2 और ये आ जाएगा 5% उसके द्वारा फेंक दिए गए। क्लियर है। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आप लोगों को इनके बारे में थोड़ी प्रैक्टिस नॉलेज होनी चाहिए। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि पहले हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, देन हम मेथड को लेके चलते हैं। अगर हम दोनों चीजें एक साथ लेंगे तो शायद कोर्स बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन उस जल्दी खत्म करने का कोई फायदा नहीं होने वाला। क्लियर है। चलिए अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं क्या कह रहा है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। टाइप 10 क्वेश्चन नंबर 7। तो एक दुकानदार के पास एक ही क्रय मूल्य की 11 पुस्तकें हैं। वह पहली पुस्तक को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है, फिर उसके बाद वह दूसरी पुस्तक को पहली पुस्तक के विक्रय मूल्य से 1 रुपये कम मूल्य पर बेचता है, और फिर वह तीसरी पुस्तक को दूसरी पुस्तक के विक्रय मूल्य से 1 रुपये कम पर बेचता है। इसी क्रम अनुसार वह 11 पुस्तकें बेचता है। यदि वह 6वीं पुस्तक को क्रय मूल्य पर बेचता है तो सभी 11 पुस्तकों का विक्रय मूल्य पर उसे लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो, जब कभी भी कोई वस्तु है, कुछ नंबर्स ऑफ बुक्स हैं किसी व्यक्ति के पास, यानी कि कुछ नंबर ऑफ आर्टिकल हैं, कुछ वस्तुएं हैं, ठीक, और उन वस्तुओं को वो बेचना शुरू करता है, बट इस प्रकार बेचता है कि एक वस्तु किसी एक निश्चित कीमत पर बेची गई और दूसरी वस्तु पर कोई एक निश्चित दर से कम कर दिया। जैसे कि इसने कहा है कि प्रत्येक वस्तु पर 1-1 रुपया कम कर दिया गया। ठीक, उसने कहा है ना कि भाई जो प्रत्येक वस्तु है उस पर 1-1 रुपया कम कर दिया गया, एक निश्चित दर पर कमी कर रहा है। तो तुम्हें ये देखना है कि किस वस्तु को वो क्रय मूल्य पर बेच रहा है। तो इसी वजह से उसने कहा है कि जो 6ठी वस्तु है या जो 6ठी पुस्तक है उसे वो क्रय मूल्य पर बेच रहा है। तो तुम्हें करना क्या है, जैसे 11, अभी पहले मैं तुम्हें सॉल्व करके बता रहा हूं, फिर डायरेक्ट बताऊंगा। 11, 10, 9 रुपए नहीं लिख रहा हूं, पुस्तक का नंबर लिख रहा हूं। 11वीं पुस्तक, 10वीं पुस्तक, 9वीं, 8वीं, 7वीं, 6ठी, 5वीं, चौथी, तीसरी, दूसरी, पहली। ठीक है ना। उसने कहा है कि जो 6ठी पुस्तक है उसे उसने क्रय मूल्य पर बेचा, मान लो X पर बेचा, तो प्रत्येक वस्तु उसने 1-1 रुपया कम कर कर बेची। तो 1-1 रुपये कम को 11वीं पुस्तक से शुरू करना है, तो क्यों ना मैं यहां से इधर को चलते हुए बढ़ा के चलूं। इससे क्या होगा कि जब मैं 11वीं पुस्तक से वापस आऊंगा तो फिर मैं कह सकता हूं, मान लो 11वीं पुस्तक अगर X+5 पे बेची गई तो 10वीं पुस्तक X+4 पर 1 रुपया कम हो चुका, उससे अगली पुस्तक 1 रुपया कम X+3 पर, उससे अगली पुस्तक X+2 पर, उससे अगली पुस्तक 1 रुपया फिर से कम X+1 पर, और 6ठी पुस्तक उसके क्रय मूल्य यानी कि X पर। फिर 5वीं पुस्तक 1 रुपया कम यानी कि X-1, चौथी पुस्तक X-2, तीसरी पुस्तक X-3, और चौथी पुस्तक क्योंकि 1 रुपया कम हो रहा है X-4, और पहली पुस्तक कितने पे हो जाएगी X-5। ठीक है ना। तो यहां से जरा एक चीज समझो, यानी कि जो 5 रुपए यहां पर कमाए वो यहां पर गवा दिए, जो 4 रुपए कमाए वो यहां पर गवाए, जो कमाए वो यहां पर गवाए, 2 कमाए 2 गवाए, 1 कमाया 1 गवाया, अर्थात जितना कमाया उतना ही गवाया। तो यानी कि उसे जो लाभ होगा वो 0 रुपए का होगा, यानी कि 0%। लेकिन आप लोगों को इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करना है कैसे, जब कभी भी एक निश्चित दर पर वस्तु को बेचा गया,
ठीक, तो तुम वो देखो, जैसे उसने वस्तु को अगर ठीक बीच वाली वैल्यू, जैसे ठीक बीच में क्या, 11 का ठीक बीच क्या होता है, छठी वस्तु, यदि ठीक बीच की वस्तु है क्रय मूल्य पर बेचता है, ठीक है ना, फिर से रिपीट करता हूं, जब कभी वो ठीक बीच की वस्तु क्रय मूल्य पर बेचता है और एक समान दर पर अर्थात समांतर श्रेणी की तरह वस्तु में घटोतरी होती चली जाती है, ठीक, तो याद रखना व्यापार पर उसे न लाभ होगा और न ही हानि होगी, क्योंकि उससे पहले जितना कमाया होगा उसके बाद उतना ही उसने गवा दिया होगा। क्लियर है? तो वही काम हमने यहां पर किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अकॉर्डिंग अरुण 120 रुपए में 1 किलोग्राम सेब खरीदता है और 25% लाभ के साथ वह स्वाति को बेच देता है। स्वाति इन्हें दिव्या को बेच देती है जो उन्हें फिर से 10% लाभ के साथ 198 में बेच देती है। स्वाति ने कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त किया? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है और नोट्स में भी जरूर लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करना कैसे है तो इसे मैं करा रहा हूं, ठीक, तो देखते हैं क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से। अरुण 120 रुपए में 1 किलो सेब खरीदता है, यानी कि अरुण ने 120 रुपए का निवेश किया, ठीक, और 25% के लाभ के साथ स्वाति को बेचता है, यानी कि जो स्वाति ने निवेश किया वो निवेश किया 120 का 125, क्योंकि मुझे तो निवेश निकालना है, अर्थात अरुण का विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य के लिए 100 प्लस या 100 माइनस पे काम करते हैं, लाभ है तो प्लस करते हैं और हानि है तो माइनस करते हैं, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, यानी कि उसने जो निवेश किया वो 150 रुपए का निवेश किया। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। उसने कहा है स्वाति उन्हें दिव्या को बेच देती है, यानी कि स्वाति ने बेचा दिव्या को, दिव्या को बेचा, ठीक, जो उन्हें फिर से 10% के लाभ पर बेचती है, यानी कि दिव्या ने फिर से 10% के लाभ पर बेचा, तो ये नहीं बताया कि दिव्या को कितने रुपए का मिला, ठीक, और दिव्या ने उसे बेचा 198 रुपए का, ठीक है ना, दिव्या ने कितने में बेचा? 198 रुपए में। तो मुझे बस ये निकालना है कि दिव्या को वो वस्तु कितने की प्राप्त हुई, तो दिव्या के लिए तो एसपी 198 है, 10% का लाभ, तो 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि 10 पर 1 का लाभ, 10 रुपए पर 1 रुपए का लाभ, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य दिया है तो मैं क्या दूंगा 11 रुपए विक्रय मूल्य है, 10 पर 1 का लाभ, तो वस्तु बेची गई 11 की जो बराबर 198 के, 1 का मान कितना हो जाएगा तुम्हारा, तो 1 का मान हो जाएगा तुम्हारा 11 और ये हो जाएगा 18। 1 का मान मुझे निकालना है, 10 का मान क्रय मूल्य निकालना है जो दिव्या के लिए रहा है, तो वो कितना आ जाएगा 180 रुपए। अब देखते हैं क्या कहा उसने। उसने कहा है क्वेश्चन नंबर चल रहा था 8, तो कह रहा है स्वाति ने कितने प्रतिशत लाभ अर्जित किया, तो पूछे स्वाति ने कितने प्रतिशत लाभ अर्जित किया, तो स्वाति ने कितने पर बेचा 30 रुपए के लाभ पर, कितने पर 150 पर गुना 100%, तो ये कट जाएगा 5 बार और ये कट जाएगा 20, तो उसे जो लाभ हुआ है वो है 20%। क्लियर है? चलिए, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आप लोगों ने नोट्स में नहीं लिखा हुआ है तो इस क्वेश्चन को नोट्स में अवश्य लिखें, ठीक, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, तो करिए फटाफट। चलिए, तो हटाता हूं मैं से और देखते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के अकॉर्डिंग उसने क्या कहा है, ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। वो कह रहा है एक सब्जी विक्रेता अपनी सब्जियां 20% लाभ पर बेचता है, बेचते समय वह गलत बाट का प्रयोग करता है जो वास्तविक बाट से 10% कम है, उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना है, तो काफी आसान है, और मैंने बताया था ना जब कभी भी बाट में यानी कि वजन में वो कुछ त्रुटि करता है तो तुम्हें ये मानना है कि बेचने वाला व्यक्ति अर्थात दुकानदार उस वस्तु की 1000 ग्राम लाया है और 1000 ग्राम वो है 1000 रुपए का लेकर आया, यानी कि बराबर कीमत बराबर वजन, यानी कि 1000 ग्राम जो लेकर आया है वो लाया है 1000 रुपए का, ठीक। अब उसने क्या कहा है, उसने कहा है अपनी सब्जी 20% के लाभ पर बेच रहा है, यानी कि ग्राहक से जो वो प्राप्त करेगा
भाई इतने में तो वो लाया है, उसने कहा 20% लाभ पर बेच रहा है, तो ग्राहक अगर 1 किलो अर्थात 1000 ग्राम खरीदेगा तो ग्राहक उसे कितने रुपए देगा, वो देगा 1200 रुपए, यानी ग्राहक से जो प्राप्त करेगा वो कितने होंगे 1200। आगे वो क्या कह रहा है, उसने गलत बाट का प्रयोग करके 10% कम तोला, यानी कि उसने कितना तोला, केवल 900 ग्राम। तो अगर मैं कहूं उसके द्वारा जो निवेश किया गया वो 900 ग्राम निवेश किया गया, 1000 ग्राम के लिए उसने 1000 रुपए का निवेश कर रखा है, तो 900 ग्राम के लिए कितने का निवेश करेगा, 900 रुपए का। ठीक, ये आ गया उसका निवेश, यानी कि 900 रुपए का निवेश किया गया और प्राप्त कितने करें 1200, तो लाभ कितने का हुआ, तो लाभ हुआ 300 का, कितने पर, जो उसके द्वारा निवेश किया गया अर्थात 900 पर गुना 100% के लिए। ये कट जाएगा इससे, कट जाएगा इससे, और ये आ जाएगा 33.33% आंसर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है। उसने कहा है गोपी किसी वस्तु को खरीदने के लिए स्थान ए से स्थान बी के लिए गया, क्योंकि स्थान बी पर वह वस्तु 15% कम कीमत पर उपलब्ध है। यद्यपि आने जाने में उसके 150 रुपये खर्च होते हैं, फिर भी ए से उसे खरीदने की फिर भी स्थान ए से उसे खरीदने की तुलना में उसे 150 रुपये का लाभ होता है, तो वस्तु का लाभ कितना है। ठीक, तो वस्तु का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो सीधी सी बात समझो, मान लो मैं मुजफ्फरनगर में रहता हूं, मुजफ्फरनगर में मैंने कोई एक लैपटॉप देखा, जो लैपटॉप मुझे पता चला 25,000 रुपये का है। ठीक है ना, एग्जाम्पल पे समझाता हूं, चीजें जल्दी समझ में आएगी। 25,000 रुपये का कोई एक लैपटॉप है, मुझे पता चला कि यही लैपटॉप दिल्ली की किसी एक मार्केट में 20,000 रुपये में उपलब्ध है, तो मैं क्या करूंगा, मैं दिल्ली जाऊंगा। ठीक, तो दिल्ली जाकर मैं उसे 20,000 रुपये का लूंगा, लेकिन आने जाने में मेरे वहां यहां से जाने वापस आने रास्ते में कुछ खाने पीने में मेरे ओवरऑल 1,000 रुपये खर्च हो गए। तो यानी कि वो लैपटॉप मुझे 20,000 का नहीं पड़ा, वो लैपटॉप पड़ा है 20,000 प्लस 1,000 जो कि आने जाने में, अर्थात मुझे वो मिला है कितने का, 21,000 का। ठीक है ना, तो जो मुझे लाभ हुआ वो कितने का होगा, 4,000 का। ये वाली बात क्लियर है। अब यहां पर समझो, उसने कहा है कि स्थान ए पर कोई एक वस्तु है, ठीक, मान लो 100 रुपए की है, किंतु स्थान बी पर वो 15% सस्ती है अर्थात 85 रुपए की है। ठीक, कोई एक व्यक्ति स्थान ए से बी तक जाता है और आने जाने में उसके 150 रुपए खर्च हो जाते हैं, यानी कि 150 रुपए उसके खर्च हो गए, फिर भी उसे 150 रुपए का लाभ हो जाता है। ठीक, तो मैं क्या ये कह सकता हूं, जैसे मान लो मैं कह दूं कि मैं दिल्ली गया, आने जाने में मेरे 1,000 रुपए खर्च हो गए, लेकिन फिर भी मुझे 4,000 रुपए का लाभ हो गया। तो इसका मतलब यहां से दिल्ली अगर मैं गया तो वो लैपटॉप की जो कीमत है वो 5,000 रुपए का, मैं 1,000 रुपए तो मैं जो मेरे आने जाने में खर्च हुए और 4,000 रुपए मैंने नेट बचाए, तो यानी कि जो टोटल कीमत थी कम वो कितनी थी, 5,000। ऐसे ही 150 रुपए तो आने जाने में खर्च हो गए और 150 रुपए का लाभ फिर भी हुआ, तो इसका मतलब वो वस्तु स्थान बी पर जाने से 300 रुपए सस्ती थी। उसके हिसाब से कितनी सस्ती है, 15, तो एक का मान कितना आ गया है, 20। तो क्या मैं यहां से वस्तु की कीमत निकाल सकता हूं स्थान ए पर कितनी है। ठीक, अब उसने पूछा है कि उस व्यक्ति को स्थान बी पर जाकर वह वस्तु कितने प्रतिशत सस्ती मिली। तो भाई सस्ती, लाभ तो 150 का ही है, हालांकि 300 रुपए सस्ती है, लेकिन 150 रुपए तो आने जाने में खर्च हो गए, तो यानी कि जो सस्ती मिली वो कितने की मिली, 150 की। जैसे कि वस्तु मुझे अभी 4,000 रुपए सस्ती मिल रही थी, तो खर्चे को हमें हटाना होता, तो 150 रुपए का लाभ हुआ कितने पर, जितने की वो स्थान पर पड़ रही थी, यानी कि स्थान ए पर जितने की उसे मिल रही थी, यानी कि 2,000 गुना 100% के लिए 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो आ जाए कितना, 7.5% का लाभ। क्लियर है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसी के टाइप 10 के क्वेश्चन नंबर 11 की ओर मूव करते हैं। ठीक है ना, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर टाइप 10 का क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं कि इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर जो है वो काफी आसान है, बट आप लोगों को इसके लिए प्रैक्टिस मांगता है। ठीक, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक, क्योंकि इसमें थोड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा मांगता है। चलिए तो देखते हैं टाइप 10 क्वेश्चन नंबर 11। टाइप 10 का क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, तो किसी दुकानदार ने 20 रुपए प्रति दर्जन की दर से 510 अंडे खरीदे, 30 अंडे रास्ते में टूट गए, उसे शेष अंडे किस दर पर बेचने चाहिए
कि उसे 20% का लाभ प्राप्त हो। तो देखो दरअसल होता क्या है, तुम कितनी क्वांटिटी लेके आए हो, ठीक, और रास्ते में यदि कुछ क्वांटिटी टूट जाती है तो इस बात का ध्यान रखना, यदि रास्ते में कोई क्वांटिटी टूट जाती है या खराब हो जाती है, कीमत में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन आने वाली क्वांटिटी बदल जाएगी। जैसे कि अगर समझाना चाहूँ तो मैं कुछ ऐसे कह सकता हूँ, मान लो मैं 12 पेंसिलें लेके आया 12 रुपए की, लेकिन रास्ते में क्या हुआ कि मेरे से 2 पेंसिल टूट गई, तो फाइनली ये कहा जाएगा कि मैं 10 पेंसिल लाया हूं 12 रुपए की। क्लियर है? क्वांटिटी चेंज हो जाएगी लेकिन रुपए नहीं चेंज होंगे। तो यही कॉन्सेप्ट इसी क्वेश्चन में है। उसने कहा है क्वेश्चन नंबर 11, किसी दुकानदार ने 20 रुपए प्रति दर्जन की दर से 510 अंडे खरीदे, यानी कि 20 रुपए प्रति दर्जन की दर से, तो यानी कि मैं कह सकता हूं 12 अंडे खरीदे गए 20 रुपए के, तो एक अंडा खरीदा जाएगा 20/12 का, तो 510 अंडे खरीदे जाएंगे कितने रुपए के? ठीक है ना? तो 3 से कट जाएगा 4 बार, और 3 से कट जाएगा 17 170, तो 4 से कट जाएगा 5 बार, 17 पंजे 85, यानी कि 850, है ना भाई? 3 से कटा 4 बार, 17 तिया 51 और 1 जीरो ये ना, और 4 से कट जाएगा 4 पंजे 20, तो 17 पंजे 85, यानी कि उसने 850 रुपए के 510 अंडे खरीदे। ठीक, लेकिन हुआ क्या, रास्ते में 30 अंडे टूट गए, तो यानी कि घर पर जो वो लेके आया है वो 480 अंडे लेके आया है, इधर लिख देता हूं, वो 480 अंडे लाया है, कितने में? 850 रुपए में। अर्थात ये कहा जा सकता है कि उसके द्वारा जो व्यापार में रुपए का निवेश किया गया वो कितना है? 850। आगे वो क्या कह रहा है? उसने कहा है कि 20% का लाभ कमाने के लिए उसे अंडे किस दर पर बेचने होंगे, यानी कि प्रति दर्जन पूछ लिया, क्योंकि दर जो दी गई वो भी दर्जन में है और जो पूछी गई वो भी दर्जन में ही होगी। ठीक, तो इसका मतलब हुआ उसके द्वारा निवेश किए गए 850, तो क्या मैं इसका अगर 120 निकाल दूंगा, भाई उसने कहा है ना 20% का लाभ हुआ है, तो 20% के लाभ के लिए अगर मैं उसके द्वारा निवेश की गई धनराशि का 120% निकाल दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा 480 अंडे इतने रुपए के बेचने पर उसे 20% का लाभ होगा। उसने पूछा प्रति दर्जन, तो पहले एक अंडे की कीमत निकालूंगा, 850 गुना 120 बटे 100 बटे 480, और एक दर्जन के लिए गुना 12। क्लियर है? ये कट जाएगा इससे पूरा पूरा 4 बार, ये 1 जीरो से कट जाएगी 1 जीरो, 4 से कट जाएगा ये 3 बार, ये कट जाएगा 2, और ये कट जाएगा 5 से कितनी बार? 17। ठीक, 17 तिया 51 बटे 2 को क्या लिख सकता हूं? 25.5 रुपए प्रति दर्जन, यही आंसर है। क्लियर है? तो याद रखना, जब कभी भी क्वांटिटी रास्ते में खराब हो जाती है तो कीमत तो झुकी तो रहेगी, क्वांटिटी के बारे में हम अलग, मतलब क्वांटिटी हम बदलेंगे। दूसरी बात, जो उसे लाभ प्राप्त होगा वो उस धनराशि में लाभ प्राप्त होगा जो उसके द्वारा निवेश की गई। जैसे कि उसने 850 रुपए का निवेश किया, 20% का लाभ डायरेक्ट 850 का अगर 120% निकालता हूं तो डायरेक्ट मुझे विक्रय मूल्य पता चल जाएगा कि 480 अंडे उसे कितने रुपए के बेचने होंगे, एक अंडा कितने का और 12 अंडे कितने के। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कहा है उसने। क्वेश्चन नंबर 12 टाइप 10 क्वेश्चन नंबर 12। यदि कोई व्यक्ति टाइप ए के 3 केक और टाइप 2 के 6 केक 900 रुपए में खरीदता है, वह टाइप ए के मतलब टाइप फर्स्ट के केक को 15% के लाभ पर और टाइप सेकंड के केक को 10% की हानि पर बेचता है। यदि उसे कुल 30 रुपए का लाभ होता है तो टाइप 1 और टाइप 2 के केक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो, मान लो टाइप 1 तो मैं ए मान लेता हूं कि 3 केक, और टाइप 2 वो मैं बी मान लेता हूं कि 6 केक है, 900 रुपए में खरीदता है। यानी कि टाइप ए की कीमत में ए मानता हूं और टाइप बी की कीमत में बी मानता हूं। अर्थात ए रुपए कीमत वाली अगर 3 वस्तु खरीदी गई तो 3A, बी रुपए कीमत वाली यदि 6 वस्तु खरीदी गई तो 6A, जिसके लिए टोटल हो जाएगा कितना तुम्हारा? 900 रुपए। ठीक है ना? उसने कहा है कि
उसने कहा है कि वह टाइप ए के केक को 15% के लाभ पर, यानी कि 3A का 15% जो कि उसका लाभ है, और 6B का 10% हानि, तो माइनस करना होगा बटे 100 बराबर 30 रुपए। हमारे पास दो इक्वेशन होगी, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं इस तरह क्वेश्चन आपको एक आसान से मेथड अर्थात एलिगेशन से करा सकता हूं, तो मैं यहां पर करा रहा हूं साइड में, या चलो यहीं पे कराता हूं। देखो कैसे करना है समझना। एलिगेशन में क्या है कि उसने दो कैटेगरी दी, पहली कैटेगरी पर उसे 15% का लाभ, दूसरी कैटेगरी पर 10% की हानि। ठीक, आगे उसने क्या कहा है कि 3 केक है पहली कैटेगरी के, ठीक, उसके हिसाब से पहली कैटेगरी कितने केक है 3, और दूसरी कैटेगरी कितने केक है, ठीक, तो दूसरी कैटेगरी के है 6 केक। तो क्वांटिटी में ये 3 है और क्वांटिटी में ये 6 है। लेकिन उसने कहती कि संपूर्ण व्यापार पर उसे 30 रुपए का लाभ हुआ, कितने पर 900 रुपए पर। तो अगर मैं यहां से कैलकुलेट करता हूं तो मुझे पता चल जाएगा कि संपूर्ण व्यापार पर उसे लाभ हुआ 10/3 का। एलिगेशन लगा रहा हूं मैं, ठीक, एलिगेशन लगा रहा हूं भाई, पहली क्वांटिटी पर 15% का लाभ, मैं एलिगेशन लगा रहा हूं, कह रहा हूं पहली क्वांटिटी पर कितना 15% का लाभ, दूसरी क्वांटिटी पर कितना 10% का लाभ, ओवरऑल कितना 10/3। ठीक, ओवरऑल कैसे निकाला कि उसे 30 रुपए का लाभ हुआ, कितने पर 900 रुपए पर। तो हमने निकाल लिया कि संपूर्ण व्यापार पर कितना। तो जब भी फ्रैक्शन में वैल्यू आती है तो हम इसे रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं, करते हैं जी रेशियो में कन्वर्ट किस प्रकार। तो मैं एक काम करता हूं, बटे के 3 की पूरी इक्वेशन में गुना कर देता हूं। दो तरीके होते हैं, या तो तुम इसे मिश्रित भिन्न में लिखो, यानी कि 3 से 1/3 से सॉल्व करो, या इस 3 के सब में गुना कर दो। तो जैसे ही मैं 3 की सब में गुना करूंगा तो यह आ जाएगा 15 × 45, ये हो जाएगा -30, ये आ जाएगा 10, और बस सॉल्व करते हैं। हमेशा बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू घटाऊंगा तो ये 35, बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू घटाऊंगा तो ये 40। तो अनुपात आ जाएगा तुम्हारा ये 8:7, किंतु ये अनुपात आता है क्रय मूल्य का। उसके हिसाब से टोटल क्रय मूल्य कितना है, तो उसके हिसाब से टोटल क्रय मूल्य है 900, मेरे हिसाब से 15, एक का मान क्या आ जाएगा 6, तो एक का मान 6, तो 8 का मान उसने क्या पूछा है, ठीक, तो एक का मान आ जाएगा 15 × 6 = 90, एक का मान 60, तो 8 का मान 8 × 6 = 48, और 7 का मान यह आ जाएगा 7 × 6 = 42। लेकिन जो 480 रुपए आए हैं वो 3 केक के आए हैं। 3A का मतलब हो गया 480, तो A का मतलब कितना आ जाएगा 160। ऐसे ही 6B का मतलब हो गया 420, तो B का मतलब आ जाएगा 70। क्लियर है। तो या तो तुम इसे इक्वेशन बनाकर सॉल्व करो, या फिर मेरे हिसाब से एलिगेशन से डायरेक्ट करो, तो तुम लोग कैलकुलेशन से बच जाओगे। क्लियर है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक, और इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आने वाला है वह है क्वेश्चन नंबर 18। तो इसे हटा रहा हूं मैं और देखते हैं इसके बाद आगे क्वेश्चन। और चलिए जी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, इसे भी देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 के अकॉर्डिंग है, एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है। ठीक, उसने कोई एक वस्तु है जिसे किसी एक निश्चित मूल्य पर बेच दिया गया। उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% की हानि होती है। आरंभिक मूल्य पर बेचे जाने पर लाभ ज्ञात कीजिए। देखो, मान लो कोई एक वस्तु किसी एक निश्चित मूल्य पर बेची गई, तो मैंने मान लिया SP पर बेची गई, लेकिन उसने कहा जब प्रारंभिक मूल्य के यानी कि SP का 2/3 पर बेचा गया तो उसे कितने, तो उसे 10% की हानि हुई। तो हानि प्रतिशत में है, तो प्रतिशत जिस पे भी कैलकुलेट होता है हम उसे 100 मानते हैं, और लाभ हानि प्रतिशत हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, क्रय मूल्य पर। तो इसी वजह से हम क्रय मूल्य क्या मान लेते हैं 100। ठीक, तो उसने कहा 10% की हानि होती है, अर्थात 90 का मान दे दिया। तो SP से कट जाएगा ये 45 बार, और SP कितना आ जाएगा 45 दिया 135। उसने कहा यदि प्रारंभिक विक्रय मूल्य पर बेचा जाए यानी कि 135 का बेचा जाए तो लाभ कितने का होगा, तो क्रय मूल्य कितना है 100, बेचने की कितने की बात हो रही है 135 की, तो डायरेक्ट लाभ कितना आ जाएगा 35% आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19, और क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहे हैं इसे भी देखते हैं। एक आदमी 2 कुर्सियां 900 रुपए की लागत में खरीदता है, एक को उसकी लागत के 4/5 पर और दूसरे को उसकी लागत के 5/4 पर बेचकर
उसे संपूर्ण व्यापार में 90 रुपए का लाभ होता है। तो कम दाम वाली कुर्सी की कीमत ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान है, देखो क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 19। समझना मैं आसान तरीके से समझाता हूं भाई। उसने कहा CP1 प्लस CP2 बराबर 900 रुपए। उसने कहा एक को तो क्रय मूल्य के 4/5 पर बेचा और दूसरे को 5/4 पर बेचा और दूसरे को क्रय मूल्य के 5/4 पर बेचा। इसका मतलब क्या है? क्रय मूल्य के, तो इसका मतलब नीचे तो मिलेगा क्रय मूल्य है, पर बेचा तो यानी कि जो भिन्न है वो बेचने की है, तो विक्रय मूल्य मिलेगा ऊपर। ठीक, तो क्या मैं ये कह सकता हूं 5 की खरीद कर 4 की बेची तो 1 की हानि कितने पर? 5 पर, गुना 100% के लिए। तो क्या कहा जा सकता है कि यहां पर उसे 20% की हानि हुई, यानी कि माइनस। यहां पर 4 वाली वस्तु 5 की बेची तो लाभ कितने का? 1 का, कितने पर? 4 पर, गुना 100% के लिए, यानी कि कहा जा सकता है कि 25% का लाभ। ठीक, तो क्वेश्चन कैसे बन गया? जैसे कि अभी पहले किया था। तो क्वेश्चन को हम कुछ इस प्रकार कर सकते हैं कि उसके पास 2 कैटेगरी हो गई। पहली कैटेगरी पर 20% की हानि, दूसरी कैटेगरी पर 25% का लाभ। अब उसने कहा है कि संपूर्ण व्यापार पर उसे 90 रुपए का लाभ होता है, यानी कि 900 रुपए पर उसे 90 का लाभ हुआ। तो ओवरऑल परसेंटेज में निकालना है, तो निकालते हैं ये ओवरऑल परसेंटेज कितना होगा। तो ऐसे निकाल सकता हूं कि 90 रुपए का लाभ हुआ 900 पर, तो वो कितने प्रतिशत है? तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, रही कितना आ जाएगा? 10%, यानी कि संपूर्ण व्यापार पर लाभ है 10% का। एलिगेशन लगा देते हैं, डायरेक्ट क्रय मूल्य आ जाएगा। तो 25 में से 10 गए तो ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 30, अर्थात इनके क्रय मूल्य का अनुपात आ गया 1:2। उसके हिसाब से टोटल क्रय मूल्य 900 जैसे कि दिया है, मेरे हिसाब से हो गया 3, तो 1 का मान कितना आ गया? 300। और उसने पूछा कम कीमत वाली वस्तु की कीमत ज्ञात कीजिए। तो 1 का मान पूछा है उसने, कम वाला कितना है? 1, तो 1 का मान कितना आ जाएगा? 300 रुपए। क्लियर है? तो यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं कैसे करना है, आसान से आसान तरीके से कैसे किया जा सकता है। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इसे मैं हटा देता हूं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 इसी टाइप का। देखो जी, उसने कहा है एक वस्तु बी को अपनी लागत के 1/5 लाभ पर बेचता है। उसी को बी सी को 20% लाभ पर बेचता है। तदनुसार यदि सी उसे 600 रुपये में बेचता है और इस पर उसे अपनी लागत का 1/6 हानि हुई है, तो ए की लागत मूल्य कितना है? तो समझो, उसने कहा ए बी को कोई वस्तु 1/5 लाभ पर बेचता है, यानी कि ए ने जब बी को बेचा तो 1/5 का लाभ हुआ। बी ने जब आगे बेचा सी को तो उसे 20% का लाभ हुआ, और सी ने जब आगे बेचा तो सी ने बेचा उसे 600 रुपए का और 1/6 की हानि पर। तो उसने पूछ लिया कि ए के लिए उसकी लागत मूल्य क्या है। तो पूछा है कि ए के लिए उसकी लागत मूल्य क्या है। तो आसान है, कैसे भाई? मान लो ए के लिए उसकी लागत मूल्य 100 रुपए है, 1/5 पर बेचा, मतलब 1/5 लाभ पर बेचा, तो इसका मतलब 5 रुपए वाली वस्तु पर 1 रुपए का लाभ लिया, अर्थात उसे बेचा 6/5 में। भाई 6 में बेचा कितने पर? 5 पर, तो 6/5। परसेंटेज के लिए हम 100 पे काम करते हैं तो 120, क्योंकि लाभ है तो जुड़ता है। और यहां पर 6 पर 1 की हानि, तो इसका मतलब 5/6 जो बराबर है किसके? 600 के। ये कट के कितना आ जाएगा? 6, ये कट के कितना आ जाएगा? 5, 5 से कट जाएगा, 20 से काटा था ना, तो 5 से कट जाएगा 5, 6 से कट जाएगा 6, ठीक है ना? और ये 6 से कट जाएगा कितनी बार? 100 बार, और ये 100 से कट जाएगा पूरा 100। फाइनली 1 का मान कितना आ गया? 5। उसने पूछा कि ए के लिए उसकी लागत कीमत क्या है, तो क्या मान रखी है वो? 100, तो 100 का मान कितना आ जाएगा? 500, और यही तुम्हारा उत्तर है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या कह रहे हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। उसने कहा है गीता ने भूमि का एक प्लॉट 96,000 रुपये में खरीदा। उसने उसका 2/5 भाग 6% हानि पर बेच दिया।
अब वह शेष भाग बेचकर 10% का लाभ कमाना चाहती है, तो उसे शेष भाग कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचना होगा। तो एलिगेशन लगा देंगे हम। उसने कहा है कि 96,000 रुपये का खरीदा, उसे 2 भागों में बांट दिया, यहां पर 2/3 हिस्सा कर दिया, 6% की हानि यानी कि माइनस, और शेष की बात करूं तो 3 में से 2 बेच दिया, तो शेष जो बचा वो 1/3 बचा। भाई 3 में से 2 बेचा तो बचा कितना, 1 कितने में से 3 में से, उसे कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे कि संपूर्ण व्यापार पर उसे 10% का लाभ प्राप्त हो। ऐसी क्वेश्चन में कहा गया। तो करना कैसे है, तो सीधा सा तरीका है एलिगेशन। यहां पर क्वांटिटी पता है, तो अगर मैं क्वांटिटी का अनुपात निकालूंगा तो क्वांटिटी का अनुपात लिखते हैं नीचे और वो आ जाएगा 2:1। हमेशा बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू घटाऊंगा, यानी कि 10 माइनस के 6, 10 माइनस के 6, तो यानी कि 1 का मान हो गया 16, तो 2 का मान 16 दूनी 32, तो 2 का मान 32। दूसरी बात, आप लोगों के एलिगेशन में सदैव ये बात याद रखनी है कि बीच वाली वैल्यू की तुलना में ऊपर जो वैल्यू होती है एक कम होती है, एक ज्यादा होती है। इधर वैल्यू कम भी हो सकती है, ज्यादा भी, सेम इधर भी ज्यादा हो सकती है, कम भी। तो जो वैल्यू पता है तुम्हें, तो वो देखो वो ज्यादा है या कम है, तो जो वैल्यू पता है वो कम है, तो इसका मतलब दूसरी ज्यादा रही होगी, कितनी, 32%, तो डायरेक्ट आ जाएगा ये 42% आंसर। तो यानी कि शेष वस्तु को उसे 42% के लाभ पर बेचना होगा। ठीक है ना। तो ये सबसे आसान मेथड होते हैं इस तरह क्वेश्चन को करने के लिए। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की ओर मूव करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पर। तो देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहे हैं, तो देखते हैं। उसने कहा कोई व्यापारी किसी किस्म के 20 किलोग्राम चावल 14 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर और अन्य किस्म के 40 किलोग्राम चावल 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदता है और उन्हें मिला देता है। उसका 1/3 भाग वह 12.5 रुपए प्रति केजी की दर पर बेचता है, तो शेष मिश्रण को वो किस दर पर बेचे कि उसे संपूर्ण परिव्यय पर 25% का लाभ हो। सिंपल बेसिक तरीके से करेंगे। कैसे भाई, क्वेश्चन नंबर है 24। उसने कहा है कि 20 केजी चावल 14 रुपए पर केजी की दर से खरीदे, तो 14 दूनी 28 अर्थात 280 रुपए। ठीक, 40 केजी चावल 10 रुपए पर केजी की दर से, यानी कि 400 रुपए। तो ऐसा कहा जा सकता है कि 60 केजी चावल उसे 680 रुपए के मिले। अब उसने इसका 1/3 चावल अर्थात 20 केजी चावल 12.5 रुपए के हिसाब से बेच दिए, यानी कि उसे कितने रुपए मिल चुके। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, गुना करूंगा तो ये पॉइंट डालूंगा तो 2 जीरो ये रही, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 25 दूनी 500 रुपए उसे मिल चुके। जबकि जितना उसने निवेश किया उस पर 25% का लाभ भी कमाना है। तो यानी कि अगर मैं 680 का 125% निकालता हूं तो वो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 17×5 = 85, यानी कि उसे ओवरऑल 850 रुपए प्राप्त करने हैं। तो यानी कि 500 रुपए उसे मिल चुके, तो शेष जो प्राप्त करने हैं वो 350 रुपए प्राप्त करने हैं। 20 केजी बेच चुका, कितने के लिए, 40 केजी के लिए। तो शेष यानी कि पर केजी जो उसे बेचना होगा वो बेचना पड़ेगा 350/40। ठीक, तो इसे काटूंगा, ये आ जाएगा 4×32। ठीक है ना। कैलकुलेशन देख लेते हैं, कहीं पे गड़बड़ कर दी शायद, क्योंकि 8 की डिजिट में कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो दोबारा से देख लेते हैं। 20 केजी चावल 14 के हिसाब से, तो 14 दूनी 28, 280। 40 केजी चावल 10 रुपए पर केजी के हिसाब से, यानी कि 400, तो 680 रुपये हो गए। और 60 केजी हो गया, 1/3 भाग अर्थात 20 केजी 12.5 रुपये पर केजी, तो ये तो गलत कर दी ना गुना, तो यह जाएगा 250। ठीक, तो यानी कि 250, तो उसे और कितने चाहिए, 600 रुपये। ठीक, 40 तो जीरो से कटेगा, तो पर केजी कितने का बेचना पड़ेगा उसे, 15 रुपये पर केजी। यही आंसर है। क्लियर है ना। चलिए, तो जैसे जैसे वो लैंग्वेज में दे रहा है वैसे वैसे हम सॉल्व करते चलेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। उसने क्या कहा है, यदि बिक्री का मूल्य 3 गुना है और लागत का मूल्य 2 गुना हो
तो 65%, तो लाभ 65% हो जाएगा। तो मौजूदा लाभ ज्ञात कीजिए। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर के अंदर ये लैंग्वेज वैसे तो बहुत आसान है, लेकिन पेपर के अंदर ये लैंग्वेज कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है। अर्थात सीपी और एसपी, उसका क्रय मूल्य मान लेता हूं सीपी है और विक्रय मूल्य एसपी मान लेता हूं। उसने कहा है यदि बिक्री का मूल्य तो 3 गुना कर दिया जाए और लागत का मूल्य 2 गुना कर दिया जाए, यानी कि जो बिक्री का मूल्य अर्थात एसपी है उसे तो 3 गुना कर दूं और जो सीपी है उसे 2 गुना कर दूं, तो जो उसका लाभ है वो 65% हो जाएगा। इसका मतलब 3 एसपी में से अगर 2 सीपी घटाता हूं तो बराबर 2 सीपी का 65% लाभ आएगा। भाई विक्रय मूल्य में से अगर क्रय मूल्य घटाता हूं तो जो अंतर आएगा वो लाभ होगा, और वो लाभ क्या है अब 65%, तो क्रय मूल्य का 65% है। तो सीपी अनुपात एसपी आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेना जो भी आएगा। और पूछा क्या है उसने, तो उसने पूछ लिया मौजूदा लाभ, तो इस सीपी और इस एसपी के लिए हमें लाभ प्रतिशत भी कैलकुलेट करना है। क्लियर है, कर लेना इतना कैलकुलेशन, लास्ट क्वेश्चन की आप पर छोड़ दी। आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस की प्रॉब्लम किरण से कंप्लीट हो जाती है। यदि आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 8899970308 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और वहां से मैं उस डाउट सेशन में आपको क्लियर करा दूंगा। ठीक है ना, तो यहां पर हमारा आज प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो भी नहीं आपको किरण की प्रॉब्लम देखनी है आप उसी पर प्लेलिस्ट में जाकर वहां से प्रॉब्लम को देख सकते हैं। ठीक, यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है जो क्वेश्चन कराए हैं उनसे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए। अब आगे क्वेश्चन और आएंगे और किरण की प्रॉब्लम आएगी और चैप्टर आएंगे। लाइव क्लास को ज्वाइन करने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। यदि आपको मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन के सॉल्यूशन और उनकी मेथड और उनकी ट्रिक्स आसान लगती है, समझ में आती है, ठीक, और आपको अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर अवश्य करें। ठीक, तब तक नई वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ मेक इजी क्लासेस से, जहां पर हमारा उद्देश्य आपकी कामयाबी किसी भी कीमत पर। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में।